जो प्रश्न आपके किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें 16 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं और वो सारे ही वाक्य बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ वाक्य हो सकता है इसमें से शुद्ध हो और कुछ ऐसे वाक्य भी हो सकते हैं जो अशुद्ध है। अगर उनमें गलती है तो किस बात को लेकर गलती है, आप एक एक पर लिखते जाएगा। पहले लिखिए, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, आप इसको लिखिए। और अगर मान लो शुद्ध है तो किस बात को लेकर शुद्ध है, मतलब किस बात को, तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर गलती है तो कहां पर गलती, उसको शुद्ध कैसे करेंगे, ये दोनों बातें हमें देखनी है। तो पहला है, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं। यह वाक्य अपने आप में शुद्ध वाक्य है। क्या है भैया? शुद्ध वाक्य है। तो उसके आगे आप लिख लीजिएगा शुद्ध। आदरणीय पक्ष के लिए उनका, अगर यहां उसका हो जाता तब, अगर होता मैं उसका पितृवत सम्मान करता हूं, तब क्या हो जाता? क्योंकि अगर कोई पक्ष आपके लिए आदरणीय है तो हम उनके लिए, उसके लिए जो है उसका प्रयोग ना करके किसका करते हैं, उनका करते हैं। और आप पिता के समान उनका सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके लिए आदरणीय है। और आदरणीय के लिए हमें क्या करना होता है, बड़ों के लिए उनका का प्रयोग, जबकि छोटे के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हो, है ना। अगला, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ये वाक्य क्या है भैया? अशुद्ध है। घोर संबंध नहीं होता। क्या नहीं होता? इसकी बजाय अगर यही होता घनिष्ठ संबंध है, क्या हो जाता भैया? घनिष्ठ। तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, अगर ऐसा होता तो ये वाक्य क्या माना जाता? शुद्ध माना जाता। समझ रहे हैं? आगे, गोलियों के बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। तो गोलियों की बाढ़ थोड़े ना होता है, अशुद्ध वाक्य है। गोलियों की बौछार होती है, धा 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 दर्द लगा, तो बौछार होगा। तो अगर ये होता कि गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक ना सका, तो यह वाक्य भी क्या माना जाता? शुद्ध माना जाता। फटाफट लिख लीजिएगा, वाक्य शुद्ध करते रहिएगा। घोर नहीं, घनिष्ठ होगा। पहला वाक्य शुद्ध था। तीसरे वाक्य में गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका नहीं होगा, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक। अगर यही होता कि वहां तो गोलियों की बाढ़ आ गई, तो बाढ़ नहीं, बौछार हो गई, ऐसा होगा। अगला है, उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण और भयंकर का प्रयोग नहीं होता है शोक के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं उसकी मृत्यु के समाचार से नगर में भारी शोक छा गया। क्या छा गया? भारी शोक छा गया। ना तो हम भीषण शोक कहेंगे और ना ही भयंकर शोक कहेंगे। ठीक है भैया, नोट क्या नहीं कर रहे? तो गोलियों के सही, उसकी मृत्यु के समाचार से क्या हुआ? नगर में भारी शोक छा गया। अगला है, मेरे को यह रुचिकर नहीं लगा। देखो, मेरे को तेरे को बोलने में तो बोल लो, लेकिन वाक्य शुद्धि के दौरान तेरा मेरा तू तड़ाक से बात नहीं किया था। तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये बड़ा ही पॉपुलर वाक्य है और पूछा भी जाता है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि। अच्छा हाँ, ये भी पूछ सकता है कि इस शब्द में अगर अशुद्धि थी तो किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये जो शब्द है ये उपयुक्त नहीं है। क्या है? इसकी जगह हमें दूसरा शब्द लाना होगा, तो इसको बोलेंगे अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि। कैसा है? अनुपयुक्त पद, मतलब कि जो पद यहाँ रखा गया है वो उपयुक्त, उसकी जगह हमें दूसरा लाना होगा, अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि। सेम यहाँ भी है अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि। ये जो चिन्ह लगा रहे हैं, कौन सा चिन्ह है? ये जो चिन्ह हमने अभी लगाया, ये कौन सा चिन्ह है? हाँ भैया, हाँ, पुनरुक्ति होगा, उदाहरण नहीं है। उदाहरण तो किसी दो वाक्य के बीच में, अगर यहाँ हम यहाँ लगाते, यहाँ तब होता। जब ऊपर वाले को नीचे उतारना हो तो उसके लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगता है, नीचे उतार देगा। मतलब जो ऊपर है वही क्या है, और यहाँ भी वही है। भीषण जो है वो अनुपयुक्त पद है, भारी होगा। मेरे को यह रुचिकर नहीं लगा, तो यहाँ मेरे को नहीं होगा, क्या होगा? मुझे यह रुचिकर नहीं लगा। क्या होना चाहिए यहाँ पर? मुझे यह रुचिकर नहीं लगा। मुझको का भी प्रयोग नहीं करेंगे, मुझे करेंगे। और ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कैसा है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो कभी भी आ जाए तू तेरा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा,
तू मेरे घर चल, ऐसे वाक्य शुद्धि के दौरान क्या माने जाते हैं? अशुद्ध माने जाते हैं। भाव भले स्पष्ट हो रहा हो, मेरे को यह रुचिकर नहीं लगा, आप बोलना है मुझे यह रुचिकर नहीं लगा। अगला है हमें हमारा काम करने दीजिए। तो जब हम अपने लिए कोई बात करते हैं तो उसके जगह पे अपना का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या होगा भैया? हमें अपना काम करने दीजिए। हमारा हमें हमारा का प्रयोग अंजित होगा, और ये भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अपना का प्रयोग होगा, हमारा का प्रयोग नहीं होगा। तुम तुम्हारी कक्षा में जाओ, तो यहां भी तुम्हारी नहीं होगा, यहां पर होगा तुम अपनी कक्षा में जाओ। इसमें हो जाएगा भैया अपनी कक्षा में जाओ। तुम अपनी कक्षा में जाओ। हाँ भैया, हाँ कहे, हाँ हाँ अच्छा ठीक, तो फिर हम तो अभी कब छोड़े? अभी छोड़े तुरंत? कहाँ? हाँ हाँ हाँ, तो ठीक भाई, पास तो पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। आगे देखिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, ये जो अशुद्धि है ये भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहां भी क्या होना चाहिए? तुम्हारी की जगह पे अपनी होना चाहिए। यह कार्य तुमसे नहीं होगा, ये वाक्य तो एकदम शुद्ध है, यह कार्य तुमसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जबकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जवाब क्या होगा? फुल स्टॉप। क्या होगा भैया? पूर्ण विराम। अर्थात ये जो अशुद्धि है ये विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। कैसा? विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि को भी अशुद्धि माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया? तुम्ही ने यह गलती की है। तुम्ही ने, देखो तुम्ही का मतलब है तुम ही ने। अगर मान लो तुम्ही में, अगर तुम्ही ने यह गलती की है, अगर इसको देखा जाए तो तुम ही ने यह गलती की है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? तुम्ही ने ही यह गलती की। यहाँ पे ही एक और होना चाहिए था, ये वाक्य में इसका होगा तुमने ही यह गलती की है। तो देखिए तुम्ही नहीं, अभी तुम्ही का मतलब ही होता है तुम नहीं। तुम्ही का मतलब क्या है? तुम ही। तो दो बार ही हो गया, तुम ही ने ही। अब इतनी बार ही करोगे तो गलत हो ही जाएगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको ही काटना होगा, तो हो जाएगा तुमने, सही, तुम ही ने यह गलती किया। तो ऐसे कर दो, या तो तुम ही ने यह गलती की है, आपको ही को हटाना होगा, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कैसी शुद्धि है? तो ये आदिपदत्व संबंधी अशुद्धि। क्या है? आदिपदत्व। इसका मतलब है एक पद ज्यादा है, एक ही शब्द, जैसे रविवार के साथ सोमवार के साथ दिन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वार और दिन एक अर्थ देता है, इसीलिए कभी एक साथ प्रयोग नहीं होता। काल और समय का एक साथ प्रयोग, जैसे मैं प्रातः काल के समय स्नान करता हूँ या सैर करने जाता हूँ, तो काल के साथ समय का प्रयोग, क्योंकि काल मतलब भी समय होता है, समय मतलब समय हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, आदिपदत्व होता है, दो बार ही का प्रयोग नहीं कर सकते। किसने यह कहा था? प्रश्नवाचक वाक्य है और लगा क्या है? पूर्ण विराम। तो ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रश्नसूचक चिन्ह, और ये विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। वह सदैव ही, सदैव शब्द बना है सदा ही से, सदैव का मतलब क्या है? सदा। अब यहां भी आप दो दो बार ही आ रहे हैं, वो सदा ही बीमार रहता है, इतनी बार ही करने की जरूरत? पागल वागल थोड़े ना हो, ही काट दो। वह सदैव बीमार रहता, या फिर कह सकते थे कि वो सदा ही बीमार रहता, दोनों चल जाएगा, लेकिन एक बार ही और लगाने की जरूरत। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, तो यहां पर हो जाएगा उन्होंने उसको आड़े हाथों, खबर नहीं होगा, आड़े हाथों लेना एक मुहावरा है, तो उसके साथ खबर नहीं जोड़ेंगे।
तो उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया। क्या हो जाएगा? आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेने का मतलब क्या होता है भैया? भला बुरा सुनाना। और कृपया यहां आने की अनुकंपा, अनुकंपा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? कृपा, सॉरी कृपा भी नहीं, कष्ट होगा। कृपया यहाँ आने का कष्ट करे, ये होगा, ना तो कृपा होगा ना ही अनुकंपा होगा। समझ रहे ना? अनुकंपा का अर्थ होता है दया भाव, और आने की दया वया नहीं होती है ना। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। क्या है? चौथे दिन दौरा पड़ता है, हर चौथे दिन, दोनों का अंतर समझिएगा। हर चौथे दिन मतलब 4 दिन बाद दौरा पड़ेगा। और अगर मान लो हम कह रहे चौथे दिन हमसे मिलने आना, तो आपको केवल आज से जोड़ के चौथे दिन मिलने आना है। और कह देंगे कि हर चौथे दिन मिलने आना, तो क्या हो जाएगा भैया? 4 दिन बाद फिर मिलने आओगे, फिर उसके 4 दिन बाद मिलने आओगे, तो ये हो जाएगा। वह हमारे यहाँ रोज आता है, ये वाक्य भी शुद्ध है। और वो आ जाएगा, यह वाक्य भी शुद्ध है। तो नीचे के तीनों वाक्य शुद्ध है। तो इस तरह आपका क्या होगा भैया? ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप ये जो सीट मिली है इसको सॉल्व करके लाना, और फिर से कह दे रहे हैं भैया कुछ मेहनत करना शुरू करिए। ऐसे नहीं कि केवल यही कोचिंग के सहारे रहो, नहीं 2-4 साल तैयारी करके फिर क्या करोगे? घर बैठ जाओ, या तो दिल्ली मुंबई निकल लोगे, है कि नहीं? लड़के शादी करके पौ पौ करते हुए अपने ससुराल चली जाएंगी, लड़के पौ पौ करके भी कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। तो धन्यवाद साहब, मिलते हैं नेक्स्ट डे भैया।